पहला पार्ट है बिजनेस स्टडी का, पहला पार्ट है प्रबंध मैनेजमेंट बोलते हैं, और दूसरा पार्ट है वित्तीय प्रबंध, जिसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, वित्तीय प्रबंध, वित्त का प्रबंध। वित्त मतलब पैसा और प्रबंध मतलब व्यवस्था। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां चलती है बिना पैसा का चल सकता है क्या? हर संस्था को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा। पैसा कहाँ से आता है? तो बहुत से उसके साधन है जिसको हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन वित्तीय प्रबंध का मतलब है पैसे का व्यवस्था करना और उस पैसे का सही उपयोग करना, यह दोनों चीज शामिल है। यानी कि एक वित्तीय प्रबंधक का यह कार्य है कि वह पैसे का व्यवस्था भी करे और पैसे का सही उपयोग। पैसे का व्यवस्था क्या है कि जिस जिस चीज में हमको पैसा चाहिए, जरूरत तय करके कि हमको कितने पैसे की आवश्यकता है, एक तय करे कि हमको 100 करोड़ चाहिए। ठीक है, और 100 करोड़ व्यवस्था कहाँ से होगा? जैसे बैंक से लेते हैं 6%, शेयर से लेते हैं तो 7%, प्रेफरेंस शेयर 8%, डिबेंचर 9%, कोई दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वह 6% पर हमको कर्जा मिलता है, पैसा मिलता है। तो बोलो हम कौन किसका चयन करेंगे? अरे कोई दिया है हमको 6% ब्याज पर, कोई 7% पर, कोई 8% पर, तो हम 6% को चुनेंगे। तो यह क्या हो गया, पैसे का व्यवस्था, सही व्यवस्था, कम पूंजी लागत पर व्यवस्था। समझ रहे बात को? अब हमारे पास 100 करोड़ आ गया, अब उस पैसे का यूज कहाँ करेंगे? तो देखो, हम उतना ही कर्ज हमारे लिए फायदेमंद होता है जितने पैसे का यूज हो। जैसे मान लो हमको बिजनेस करना है, 5 लाख का जरूरत है, हम किसी से 10 लाख कर्जा ले लेंगे तो हम तो 5 लाख से बिजनेस करेंगे। 5 लाख मेरे अकाउंट्स में या घर में रखा रहेगा, और कर्जा लेकर के बैंक में या घर में रखने से हमको लॉस होता है। क्या होता है? इस बात का आप ध्यान रखें। अब इसी कंसेप्ट पे पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्टिव हो इसी पॉइंट से रिलेटेड होगा। जैसे हम पूछते हैं, इसमें पहला है कैपिटल स्ट्रक्चर, वित्तीय प्रबंध का प्लानिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है। पूंजी ढांचा, आज जो बीकॉम थर्ड पार्ट का एग्जाम है ना, उसमें भी एक क्वेश्चन है ये, पूंजी ढांचा। अच्छा देखो, हम आज भेजे हैं थर्ड पार्ट वाले को क्वेश्चन। मेरा गेस कैसा काम करता है? आज एग्जाम होगा ना 10 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे के बाद जो क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को मेरे गेस से मिला देना। हम ग्रुप में भी भेज देते हैं। अभी तो क्वेश्चन ना आया है, मैं ग्रुप में उस क्वेश्चन को भेज देता हूँ थर्ड पार्ट वाले को, और जब क्वेश्चन आ जाएगा तो वो भी मैं ग्रुप में भेजूंगा, और तुम लोग मिलाना कि मेरा गेस कैसे टकराता है। समझे बात को? भाग खुल जाएगा। चलो बोलो तो चंदन कुमार, वित्तीय प्रबंध डॉट है, कला विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों, कोई नहीं। बैठो। वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं वित्तीय नियोजन, कोष को प्राप्त करना, शुद्ध लाभ का आवंटन, उपरोक्त सभी। कोष को प्राप्त करना क्या होगा सही आंसर? सभी। बाबू सभी होगा। पहले तुम बैठो। वित्तीय प्रबंध के जो कार्य हैं उसमें वित्तीय नियोजन, हम बोले ना कि पैसा प्राप्त करना, तो पैसा प्राप्त एक प्लानिंग के तहत होता है ना जी। तो वित्तीय नियोजन भी वित्तीय प्रबंधक का कार्य है। कोष को प्राप्त करना भी बोले है ना, पैसा प्राप्त करना किसका काम है? वित्तीय प्रबंधक का काम है। शुद्ध लाभ का आवंटन, अब कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट कंपनी रखेगी, कितना प्रॉफिट बांटेगी, यह डिसीजन भी कौन करता है? वित्तीय प्रबंधक करता है। जैसे वित्तीय प्रबंधक को पता है कि हमारे कंपनी में कितने पैसे की आवश्यकता है। जैसे 100 करोड़ प्रॉफिट हुआ तो कंपनी 100 करोड़ पूरा बांट देगी, और मान लो कंपनी को पैसे की आवश्यकता है तो दूसरे से कर्ज लेना पड़ेगा। समझ रहे बात को? तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करती है, 60 करोड़ बांट देगी और 40 करोड़ रख लेगी, अगर उसे 40 करोड़ की आवश्यकता है। अगर 50 की आवश्यकता है तो 50 रख लेगी और 50 बांट देगी। समझ रहे बात को? तो ये पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। यह बड़ा क्वेश्चन में पूछता है कि वित्तीय प्रबंधक के कार्य, तो आप लिख सकते हैं 2 नंबर में पूछ देगा वित्तीय प्रबंधक के कार्य लिखें, आप क्या लिखोगे? वित्तीय नियोजन, कोष को प्राप्त करना, शुद्ध लाभ का आवंटन, कोष का उपयोग करना। एक तरह से ये 2 नंबर का तुम्हारा सब्जेक्टिव भी तैयारी हो गया। समझे बात को?
चलिए नेक्स्ट, वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को डॉट डॉट में त्याग दिया गया 1910 से 20 में, 20 से 30 में, 30 से 40 में और 40 से 50 में, 30 से 40 में। वित्तीय प्रबंधक का जो पुरानी विचारधारा था उसको कब छोड़ा गया? 30 से 40 में। पुराना विचारधारा लाभकारी नहीं था, समय के हिसाब से हमें अपडेट होना पड़ता है। नेक्स्ट, वित्तीय प्रबंधक डॉट डॉट निर्णय लेते हैं। वित्तीय निर्णय, विनियोग निर्णय, लाभांश निर्णय, उपरोक्त सभी। करेक्ट, उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि फाइनेंसिंग डिसीजन भी लेता है वित्तीय प्रबंधक। पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, विनियोग करना है, ये निर्णय भी लेता है वित्तीय प्रबंधक। और लाभांश हम तुरंत बताए हैं पिछले क्वेश्चंस में, वह लेता है निर्णय, इसलिए इसमें से क्या हो जाएगा आंसर? सभी। नेक्स्ट, वित्तीय प्रबंधक की आधुनिक विचारधारा डॉट डॉट है। कोष को प्राप्त करना, कोष को उपयोग करना, ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। कोष को प्राप्त करना, क्या होगा सही आंसर? ए और बी दोनों। गलत आंसर दिया है, गलत नहीं तो बैठो बैठो, हम पूछते हैं। इसमें हम अभी समझा रहे थे क्या कि पैसे को प्राप्त करना और उसका सही उपयोग करना, यही तो मेन काम है वित्तीय प्रबंधक का, पैसे को प्राप्त करना और उसका सही उपयोग करना। देख लेते हैं तुम्हारा बुक, उसी हिसाब से पनिशमेंट होगा। सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषता है मितव्ययिता, सरलता, कठोर, ए और बी दोनों। मितव्ययिता, मितव्ययिता मतलब होता है कम खर्चीला। मितव्ययिता मतलब क्या होता है? एक सेकेंड, क्वेश्चन को गौर से सुनो। सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषता डॉट डॉट है मितव्ययिता, सरलता, कठोर, और डी में हम क्या बोले थे ऑप्शन? ए और बी दोनों। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, क्योंकि मितव्ययिता और सरलता, मितव्ययिता और सरलता, ए और बी दोनों होगा इसका। बैठो, ठीक कर लेना, सब ध्यान रखना, ठीक है। सुदृढ़ वित्तीय नियोजन सरल होना चाहिए और कम खर्चीला होना चाहिए। बुक्स में हुआ है, गलती दिया है कुछ में। नेक्स्ट, पूंजी संरचना में डॉट डॉट सम्मिलित है। अंश पूंजी, जनता से जमा, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र। अंश पूंजी, बैठो। पूंजी संरचना में कौन सम्मिलित है? अंश पूंजी। ये पूंजी संरचना आज का बीबीए क्वेश्चन है, बीकॉम थर्ड पार्ट में। तुम लोग को जो एक चैप्टर का एक पॉइंट है वो एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है उसमें जाकर, यही होता है ऑनर्स में। तो पूंजी संरचना में कौन सम्मिलित होता है? अंश पूंजी। शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति घटे चालू दायित्व, चालू संपत्ति घटे शुद्ध दायित्व, चालू संपत्ति घटे चालू संपत्ति, चालू संपत्ति घटे संपत्ति। करेक्ट, बैठो। शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता डॉट डॉट अवधि के लिए होता है। अल्प अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए, दोनों अवधि के लिए, कोई नहीं, गलत। दीर्घ अस्थायी पूंजी, अस्थायी पूंजी का मतलब वह पूंजी है, बातें नहीं। अस्थायी पूंजी का मतलब मेरा पैसा अस्थायी रूप से फंस जाएगा। जैसे हम ये पोडियम खरीदे 10 साल नहीं 8 साल हो गया, तो मैंने इसमें जो 3000 की 4000 में दिया था, फंसा दिया, वो अस्थायी रूप से फंस गया ना, लंबे समय के लिए ना, इसीलिए दीर्घकालीन इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अस्थायी पूंजी, गिनते रहना। बैठो, दीर्घकालीन, समझे बात को। और जब भी हम कोई अस्थायी संपत्ति में पैसा लगाते हैं तो वह दीर्घकाल से संबंधित होता है। ये जो बिल्डिंग बना होगा 50 साल, 100 साल के लिए पूंजी फंस गया। नेक्स्ट, डॉट डॉट के अनुसार पूंजी संरचना प्रायः एक व्यापारिक उपक्रम में प्रयुक्त वित्त की दीर्घकालीन स्रोत को इंगित करता है। गस्टर्नबर्ग, आर.एस. बैसेल, करेक्ट। ये था आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद है फाइनेंशियल मार्केट, ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज से ऑब्जेक्टिव है हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज
इन मतलब हुआ कि सेबी का मुख्य कार्यालय ... में है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। मुंबई में है, सही बोला है क्या? बैठो। सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ है और क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? 4 जगह, 4 जगह आता है ना ऑप्शन, तो बताते हैं। भारत में स्कंद विपणियों की संख्या भारत में स्कंद विपणियों का भविष्य ... है। उज्जवल, अंधेरे में, समान, कोई नहीं। कितना लास्ट कौन सा हुआ था क्वेश्चन? भारत में स्कंद विपणि का भविष्य उज्जवल है। कैसा है? उज्जवल। नेक्स्ट बोलो। वाणिज्य विपत्र ... लिखा जाता है। क्रेता के द्वारा, विक्रेता के द्वारा, बैंक के द्वारा, सरकार के द्वारा। विक्रेता के द्वारा। बैठो, इसको थोड़ा समझ लो। विक्रेता यानी जो व्यक्ति माल बेचता है। तो हम जो खरीदने जाते हैं ना, तो अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो हम उससे माल खरीदते हैं और वह एक कागज पर एग्रीमेंट लिखता है कि आप मुझको इतना दिन में भुगतान करोगे और मैं उस पर साइन कर देता हूँ। वही होता है वाणिज्य विपत्र। तो कौन लिखता है? ये विक्रेता लिखता है। ऐसे समझा देंगे ना तो धोखा नहीं हुआ क्रेता विक्रेता में एग्जाम में। नेक्स्ट, नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है। नवीन मतलब नए अंश का कौन व्यवहार करता है? गौण बाजार, प्राथमिक बाजार, गौण तथा प्राथमिक दोनों बाजार, कोई नहीं। गौण बाजार। क्या होगा सही आंसर? प्राथमिक बाजार। नया अंश प्राथमिक बाजार, पुराना अंश गौण बाजार। नेक्स्ट, तरलता का निर्माण ... करता है। संगठित बाजार, असंगठित बाजार, प्राथमिक बाजार, गौण बाजार। गौण बाजार करेक्ट। तरलता का निर्माण मतलब समझते हैं कि जब पैसे की आवश्यकता होगी तुरंत वो नगद में बदल जाएगा, तो गौण बाजार में बिकता है। किस बाजार में बिकता है? वो गौण बाजार में बिकता है। पूंजी बाजार ... व्यवहार करता है। अल्पकालीन कोष, मध्यकालीन कोष, दीर्घकालीन कोष, उपयुक्त सभी। पूंजी बाजार ... व्यवहार करता है। अल्पकालीन कोष, मध्यकालीन कोष, दीर्घकालीन कोष, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी बोला है। क्या होगा आंसर? पूंजी बाजार है तो दीर्घकालीन करेगा ना। मुद्रा बाजार करता है अल्पकालीन और पूंजी बाजार करता है उपयुक्त सभी। देखा नहीं कि टिक लगा दिया, हो गया सभी है, सभी है। अब परीक्षा में क्या करता है तो सभी वाला जो रहेगा ऑप्शन सभी आंसर होगा ABC, उसी वाला क्वेश्चन जहाँ सेलेक्ट करके देता है। और ढलेल से क्या करता है? टिक लगा देता है। देखो, मुद्रा बाजार ... व्यवहार करता है। अल्पकालीन कोष, मध्यकालीन कोष, दीर्घकालीन कोष, उपयुक्त सभी। अल्पकालीन कोष हम तुरंत बोल ही दिए थे, टेंशन फ्री। नेक्स्ट बोलो। विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली, लंदन, अमेरिका, जापान। लंदन में। ठीक है, बैठो। भारत में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना ... में हुई थी। 1857, 1877, 1887, 1987। 1887 में। बैठो। सन 2004 में भारत में स्कंद विपणियों की संख्या कितनी थी? 20, 21, 23, 24। 24 सही है। सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है ... में। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, तीनों जगह। ठीक है बेटा। क्षेत्रीय कार्यालय, मुख्य कार्यालय मुंबई और क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता। वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना ... में हुई थी। 1992, 94, 90, 91। 92। बैठो। नेक्स्ट, स्कंद विपणि के हित की सुरक्षा करती है। निवेशक मतलब यहाँ क्वेश्चन ठीक से नहीं लिखा है। स्कंद विपणि हित की सुरक्षा करती है ... किसकी?
निवेशक, कंपनी, सरकार, किसी की नहीं। निवेशक जो व्यक्ति इन्वेस्ट करते हैं ना शेयर मार्केट में, उसके पैसे का हित का रक्षा कौन करता है? स्कंद विपणी। समझे बात को? वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988, 1990, 1992, 1994। नेक्स्ट, नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करती है। गौण बाजार, प्राथमिक बाजार, गौण बाजार तथा प्राथमिक बाजार दोनों, इनमें से कोई नहीं। नए अंश प्राथमिक बाजार। स्कंद विपणी के लिए सेबी की सेवाएं हैं ऐच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक, अनिवार्य। स्कंद विपणी के लिए सेबी की सेवाएं हैं ऐच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक। नेक्स्ट बोलो तो। विपणन में सम्मिलित है क्रय, विक्रय, भंडारण, उपयुक्त सभी। बैठो। विपणन क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में खरीद भी सम्मिलित है, बिक्री भी सम्मिलित है, स्टोर करते वो भी सम्मिलित है। निम्न में कौन सा उत्पाद नहीं है? कच्चा माल, रेफ्रिजरेटर, पुरानी मूर्ति, जूते। कच्चा माल। कच्चा माल वो उत्पाद नहीं होता है, कच्चा माल से उत्पाद बनाया जाता है। अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक है छोटा नाम, स्मरणीय, आकर्षक डिजाइन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, पैकेज वाली उपभोग्य उत्पादों पर लेबलिंग अनिवार्य है। सभी पर, कुछ एक पर, किसी पर नहीं, कोई नहीं, कुछ एक पर। बैठो। नेक्स्ट, भौतिक वितरण में समावेशित नहीं होता है परिवहन, वित्त व्यवस्था, भंडारण, स्कंध नियंत्रण। क्या होगा सही आंसर? वित्त व्यवस्था। भौतिक वितरण में वित्त व्यवस्था शामिल नहीं होता। काउंटिंग करते रहना। निम्न में से कौन संवर्धन मिश्रण का तत्व नहीं है? विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन, उत्पाद विकास। क्या होगा आंसर? बिना याद किए हुए आ जाता है। विज्ञापन माना जाता है अपव्यय, विनियोग, विलासिता, कोई नहीं, विनियोग। करेक्ट। संभावित उपभोक्ता तक व्यक्तिगत पहुंच स्थापित की जाती है विज्ञापन द्वारा, विक्रय संवर्धन के उपाय द्वारा, व्यक्तिगत विक्रय द्वारा। इसमें से कोई व्यक्तिगत विक्रय द्वारा। करेक्ट। नेक्स्ट, विक्रय संवर्धन के उद्देश्य हैं नई वस्तु से अवगत कराना मात्र, नए ग्राहक आकर्षित करने हेतु मात्र, प्रतिस्पर्धी का सामना करने हेतु मात्र, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा सही आंसर जी? सभी होगा। बैठो। पूरा एकदम रट के आया। निम्न में कौन विक्रय संवर्धन उपकरण नहीं है? नमूने, पैक के अंदर का इनाम, कूपन, वारंटी। निम्न में कौन विक्रय संवर्धन का उपकरण नहीं है? नमूना, पैक के अंदर का इनाम, कूपन, वारंटी। वारंटी। क्या होगा? वारंटी। विज्ञापन का माध्यम है नमूना, प्रीमियम, कैलेंडर, प्रदर्शन। प्रीमियम। क्या होगा आंसर? कैलेंडर होगा। सर्वमो नहीं होता। बीएसटी का ऑब्जेक्टिव में इतना गलती करता है। विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन, जनसंपर्क। व्यक्तिगत विक्रय सबसे महंगा कौन है? व्यक्तिगत विक्रय में एक विक्रेता अपने ग्राहक से डायरेक्ट जाकर के हर घर जाके मिलता है और इसके बाद कभी कभी तीर काम कर जाता है। लेबलिंग है आवश्यक,
लेबलिंग है आवश्यक, अनिवार्य, ऐच्छिक, धन की बर्बादी। क्या होगा लेबलिंग? लेबलिंग आवश्यक। लेबलिंग क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के कितने अधिकार हैं? 6, 7, 8, 9। 6 सर, करेक्ट। नेक्स्ट, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1886, 1986, 1996, कोई नहीं, 1986। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं नौकरी संबंधी विवाद, दोषपूर्ण उत्पाद या सेवा संबंधी विवाद, औद्योगिक दुर्घटना संबंधी विवाद, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी क्या होगा आंसर? दोषपूर्ण उत्पाद या सेवा संबंधी विवाद। तो यही बनाना चलता है। रुको, कॉपी चेक कराओ। कॉपी हम चेक करेंगे तुम्हारा आज। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, सॉरी ये पूछ दिया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय से आशय है जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, उपयुक्त सभी। सभी करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में कौन गैर सरकारी संगठन नहीं है? मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई, उपभोक्ता संघ कोलकाता, उपभोक्ता शिक्षा एवं शोध केंद्र अहमदाबाद, उपभोक्ता संरक्षण परिषद नई दिल्ली। नई दिल्ली। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु हो सकती है 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष, कोई नहीं। ठीक है, 65 होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता से आशय है माल क्रय करके पुनः विक्रय करने वाला व्यक्ति, माल क्रय करके पुनः विक्रय न करने वाला व्यक्ति, माल के पार्ट्स करके संयोजन करने वाला व्यक्ति, इसमें से कोई नहीं। हाँ ठीक है, सही है। माल क्रय करके पुनः विक्रय न। देखो, उपभोक्ता कौन है? वह व्यक्ति जो माल क्रय करता है और खुद उपभोग करता है, पुनः विक्रय नहीं करता, वही उपभोक्ता है। उपभोक्ता विवाद के निपटारे की व्यवस्था तंत्र है एक स्तरीय, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, कोई नहीं, त्रिस्तरीय। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा कर सकता है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ से अधिक। ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं कंपनी संबंधी विवाद, दंड संबंधी विवाद, विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद, नौकरी संबंधी विवाद। ठीक है। जिला मंच विवादों का निपटारा करती है 5 लाख तक, 10 लाख तक, 15 लाख तक, 20 लाख तक। जिला मंच 20 लाख, राज्य आयोग 20 से 1 करोड़ और राष्ट्रीय आयोग 1 करोड़ से अधिक। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से आशय है उपभोक्ता, सरकार, केंद्र सरकार, उपयुक्त सभी। शिकायतकर्ता से आशय है, इसका आंसर गलती दिया है, इसका आंसर होगा उपभोक्ता। क्या होगा आंसर? शिकायत कौन करता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, उपयुक्त सभी। सभी बोलो ने किया, क्या होगा आंसर तो बोलो। उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है जिला मंच, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, सभी में तो कोई दिक्कत नहीं होता, खाली जब सभी नहीं रहता है और ऑप्शन में सभी रहता है तब दिक्कत होता है। जैसे अगला साधारण सा क्वेश्चन है, उद्यमिता नेतृत्व प्रदान करती है साझेदारी फर्म, नए निगम विभाजन, नवीन अनुदान उद्यान, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम आवश्यक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। आवश्यक है, करेक्ट। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है स्वरोजगार, उद्यमी कौशल में वृद्धि, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, ये सभी एकदम करेक्ट। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है सफल, असफल, सुधार की आवश्यकता, कोई नहीं, सुधार की आवश्यकता।
क्या होगा आंसर? भारत में जो उद्यमिता है ना, थोड़ा सुधार की आवश्यकता है बेटे, तुमको भी सुधार की आवश्यकता है। उद्यमी है, जन्म लेता है, बनाया जाता है, जन्म एवं बनाया जाता है, दोनों सभी। नेक्स्ट भारतीय उद्यमिता विकास संस्था स्थित है अहमदाबाद, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई। करेक्ट। नेक्स्ट, भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार। भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार। एमपी। करेक्ट। भारत में उद्यमिता का भविष्य कैसा है? अंधकार में, उज्जवल, कठिनाई में, कोई नहीं। कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? उज्जवल है। बैठो बैठो। निम्न में कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है? जोखिम लेना, नवाचार, सृजनात्मक क्रिया, प्रबंधकीय प्रशिक्षण। क्या होगा आंसर? निम्न में से कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है? जोखिम लेना, नवाचार, सृजनात्मक क्रिया, प्रबंधकीय प्रशिक्षण। आंसर होगा इसका प्रबंधकीय प्रशिक्षण। बाकी तीनों उसी का कार्य है। बैठो। निम्न में से कौन वाक्य उद्यमी के संदर्भ में असंगत है? वह व्यवसाय का स्वामी है, वह जोखिम करता है, उत्पादन क्रियाओं को परिचालित करता है, वह व्यावसायिक अवसरों की खोजता है। नेक्स्ट, ठीक था ये। उद्यमी के कार्य हैं व्यावसायिक विचार की कल्पना, परियोजना संभाव्यता अध्ययन, उपक्रम की स्थापना करना, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, एक उद्यमी कहा जाता है आर्थिक विकास का प्रवर्तक, आर्थिक विकास का प्रेरक, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। सुनते नहीं, इतना लॉग में हो, इतना जोर से बोलते हैं, फिर से बोले, शर्मो नहीं होता है बोलते। एक उद्यमी कहा जाता है आर्थिक विकास का प्रवर्तक, आर्थिक विकास का प्रेरक, उपयुक्त दोनों, डी। ए और बी कोई नहीं। सी, बी। क्या होगा आंसर? उपयुक्त दोनों, यानी सी होगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा दृष्टिकोण समानतया सफल उद्यमिता से संबंधित नहीं रखता है? प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग, दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा, नवाचार एवं उत्पाद सुधार, व्यवसाय में स्थिरता। करेक्ट, व्यवसाय में। चलिए, एक राउंड से ये खत्म हुआ। जितना भी ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं, कुछ स्टूडेंट्स गलती भी किए हैं, उनको सुधार की जरूरत है। समझा रे? सुधार की जरूरत है तुमको। हाँ?